फर्स्ट ईयर। टॉपिक है बी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फर्स्ट बुक के अंतर्गत हमारा टॉपिक है आज का काव्य सरलीकरण, कि काव्य को किस प्रकार से सरल बनाया जा सकता है और किस प्रकार से उसको किया जा सकता है। किसी काव्य को संपन्न करने में व्यय होने वाले समय एवं शक्ति की मात्रा व्यक्ति के हाथ व शरीर की गति पर निर्भर करती है। कोई जितना अधिक गति करता है उतना ही अधिक समय एवं शक्ति व्यय होती है। यदि किसी काम को करने में समय की बचत होती है तो इसका अर्थ यह होता है कि शक्ति की भी बचत हो गई। काव्य सरलीकरण में समय एवं शक्ति दोनों का ही मिश्रित रूप का व्यवस्थापन करना होता है। समय और शक्ति दोनों का ही व्यवस्थापन काव्य सरलीकरण के अंतर्गत करना होता है। काव्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि काम को सरल तरीके से करना, अर्थात कम समय एवं शक्ति व्यय करके एवं अधिक से अधिक कामों को संपन्न करना। एक निर्धारित समय और शक्ति की मात्रा के अंतर्गत अधिक कार्य संपन्न करना था। कार्य निश्चित मात्रा में संपन्न करने के लिए समय एवं शक्ति दोनों को ही कम करने की क्रिया काव्य सरलीकरण कहलाती है। काव्य को तीन प्रकार से संपन्न किया जा सकता है। काव्य विधि के द्वारा कार्य करने वाला व्यक्ति अर्थात कार्यकर्ता और काव्य क्षेत्र के अनुसार। पहला आता है हमारे इसके अंतर्गत काव्य विधि। काम करते समय गृहिणी को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि काम को किस तरीके से किया जाए ताकि कम से कम समय शक्ति व्यय हो। जैसे मसाला, दाल अथवा धनिया की चटनी पीसनी हो तो सिल का उपयोग न करके मिक्सर का उपयोग करना, जिससे कि समय एवं शक्ति दोनों की बचत की जा सके। सेकंड आता है कार्य करने वाला व्यक्ति अर्थात कार्यकर्ता, जो कार्य को करता है। कार्य को समय पर सरलता एवं सुगमता पूर्वक करने हेतु कार्यकर्ता को काम करने की उचित विधि एवं शरीर संचालन की विधि का समुचित ज्ञान होना भी चाहिए और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। उसके साथ ही उसमें कार्य की रुचि में कार्य के प्रति लगाव भी होना चाहिए। यदि कार्यकर्ता को कार्य के प्रति रुचि एवं लगाव नहीं होता तो वह काम को बाहर समझने लग जाता है। इसलिए किसी कार्य को करते समय उस कार्य को करने में रुचि का होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी के बाद आता है कार्यशीलता के निर्धारक तत्व। की कार्यशीलता के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? शरीर के अंगों की उचित मुद्रा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना, लय में कार्य करना, मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना और वेग का लाभ उठाना। जिसमें पहला पॉइंट आता है हमारा शरीर के अंगों की उचित मुद्रा का ध्यान रखना। कार्य करते समय शरीर के अंगों की उचित मुद्रा और स्थिति में रहना अत्यंत जरूरी होता है। इससे कम थकान होती है क्योंकि शारीरिक वजन स्थिर रहता है। यानी किसी कार्य को करते समय शरीर के अंगों की उचित मुद्रा का होना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि कार्य को करते समय शारीरिक थकान उत्पन्न नहीं हो और वजन भी स्थिर बना रहे। उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। यह पृथ्वी का वह दबाव केंद्र होता है जो किसी वस्तु को हमेशा नीचे की ओर आकर्षित करती है। जिसके कारण भार का हमें एहसास होता है। यानी यह पृथ्वी का वह दबाव केंद्र होता है जो किसी वस्तु को हमेशा नीचे की ओर धकेलती है। इसी कारण भार का हमें एहसास होता है। कोई भी वस्तु है उसमें जितना अधिक वजन होगा वह वस्तु उतनी ही अधिक आकर्षित होगी। इसके बाद आता है लय में कार्य को करना, यानी एक गति के अनुसार एक कार्य को करना। लय में कार्य करने से थकान भी उत्पन्न नहीं होती। लय का अर्थ होता है एक ही क्रिया को बार बार नियमित अंतराल पर दोहराना। यानी एक ही क्रिया को बार बार नियमित अंतराल पर दोहराया जाना लय का अर्थ होता है। फिर होता है मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना। कार्य करते समय
काव्य करते समय यदि बड़ी एवं मजबूत मांसपेशियों का उपयोग अधिक किया जाए तो थकान कम होती है। यानी अधिक मांसपेशियों, जो मजबूत मांसपेशियां उनका प्रयोग अधिक किया जाए तो उससे थकान कम होती है, उससे थकान कम होती है। फिर आता है वेग का लाभ उठाना। वेग का सामान्य अर्थ होता है लगातार गति करते रहना, यानी किसी कार्य को लगातार करते रहना, वेग का लाभ उठाना। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट हमारा काव्य क्षेत्र, यानी काव्य करने का जो स्थान है वह कैसा है। काव्य एवं काव्यकर्ता के साथ ही काव्य क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन एवं सुधार लाकर समय एवं शक्ति की बचत की जा सकती है। काव्य क्षेत्र व्यक्ति की सुविधा के अनुसार, काव्य जो क्षेत्र है वह व्यक्ति की सुविधा के अनुसार होना चाहिए। काव्य करने की क्षेत्र की ऊंचाई, काव्य करते हैं वह क्षेत्र की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई के अनुसार होनी चाहिए, ताकि उसे काव्य करने में संपादन हेतु बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना पड़े। यानी जो व्यक्ति की हाइट है उसी के अनुसार ही काव्य करने का स्थान भी होना चाहिए। काम में ली जाने वाली एक तरह की सामग्री, यानी काव्य करते समय काम में ली जाने वाली एक तरह की सामग्री एक ही जगह पर संग्रहित करनी चाहिए, यानी एक ही जगह पर उनको रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आसानी से उपयोग में लाई जा सके, जिससे कि थकान भी कम उत्पन्न होती हो। इसके बाद आता है हमारा काव्य सरलीकरण से लाभ, कि काव्य सरलीकरण करते समय कौन कौन से लाभ होते हैं। काव्य सरलीकरण से नीरस थकान उत्पन्न नहीं हो, यानी नीरस थकान हमें उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि काम को सरल एवं आसान तरीके से नवीन विधियों को अपना करके किया जाना, यानी काव्य जब करते हैं तो नई विधियों के आधार पर उन कार्यों को संपन्न करना चाहिए, जिससे कि हमें थकान उत्पन्न नहीं हो और काम करने में भी आसानी महसूस हो। समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, यानी जो समय एवं शक्ति को बचाने में हमारी मदद करते हैं उन्हीं उपकरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब जो कि शारीरिक थकान होती है उसको भी कम करने में हमारी सहायता करता है। दैनिक दिनचर्या के जो कार्य हैं उनमें नए परिवर्तन ला करके लक्ष्यों का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। तथा काव्य सरलीकरण से काव्य करने का जो क्षेत्र है एवं संग्रहित क्षेत्र को व्यवस्थित किया जा सकता है, तथा समय एवं शक्ति की बचत भी उसके द्वारा की जा सकती है। ये था काव्य सरलीकरण, की काव्य को किस प्रकार से सरल बना करके उसे संपन्न किया जा सकता है, जिनमें 3 विधियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया था। काव्य विधि, यानी काव्य करने से पहले उस विधि का प्रयोग करना, काव्य करने वाला व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति काव्य कर रहा है वह काव्यकर्ता। उसके बाद आता है काव्य क्षेत्र, यानी काव्य करने का जो हमारा क्षेत्र स्थान है वह क्रियाशीलता के निर्धारक तत्वों के अंतर्गत शरीर के अंगों की उचित मुद्रा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का हमें ध्यान रखना चाहिए। लय में काव्य करना, यानी कि गति के अनुसार कार्य को संपन्न करना, लय के द्वारा कार्य करना होता है। मांसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, यानी हाथ पैरों की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां, उनका कुशलतापूर्वक से उपयोग करके काव्य को सरल बनाना और काव्य को करने में रुचि भी उत्पन्न करना। फिर होता है वेग का लाभ उठाना, यानी वेग का लाभ उठाने का वेग का सामान्य अर्थ होता है लगातार एक गति करना। वेग का अर्थ होता है लगातार गति करना, लगातार गति के द्वारा कार्य को संपन्न भी किया जा सकता है एवं उसको लगातार गति से काव्य करने पर काव्य भी जल्दी संपन्न हो जाता है और थकान का भी अनुभव हमें नहीं होता। फिर आता है काव्य सरलीकरण के मुख्य लाभ, कि काव्य सरलीकरण को किस प्रकार से हमारे शरीर में थकान को किस प्रकार से कम करता है और काम के करने के तरीकों को किस प्रकार से सरल बनाता है। ये था काव्य सरलीकरण।